ऑलराइट गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। बट इससे पहले मैं गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक objectives. What are economic objectives? Every country has certain objectives that they want to achieve. These objectives can be named either aims, goals, and targets. What are these targets? Aims, goals, and targets. Every country क्या चाहती है? To reduce inflation. Inflation का मतलब है महंगाई। दूसरा ऑब्जेक्टिव एवरी कंट्री वांट्स टू अचीव इज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स बेरोजगारी, दे वांट टू क्रिएट जॉब्स। सो दैट्स द सेकंड ऑब्जेक्टिव एवरी कंट्री वांट्स टू अचीव। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। हर कंट्री चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो उनके पास, इकोनॉमी ग्रो करे, जीडीपी ज्यादा हो। नंबर 4, टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करना, ये हर कंट्री का ख्वाब है कि वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करे। फिर इसके बाद टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट, the value of their currency against other currencies. So we've got 5 economic objectives that every country wants to achieve. Now, but what the question is, how would a country achieve these objectives? Now, how to achieve economic objectives? कैसे achieve करें economic objectives को? क्या करें? The answer is economic policies. Economic policies helps to achieve economic objectives. यानी कि जो पॉलिसीज हैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करती हैं, याद रखिए। सो आज का टॉपिक हमारा क्या है? Here we go. So we're starting with, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड गवर्नमेंट मैक्रो बिकॉज हमें पता है कि मैक्रो क्या होता है, सही है, गवर्नमेंट मैक्रो। आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड, यही हेडिंग आ सकती है गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के नाम से, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, या फिर सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज लिखा होगा। तो मैं भी ये लिख रहा हूं इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या होती क्या है इकोनॉमिक पॉलिसीज? इकोनॉमिक पॉलिसीज are the policies that are designed to achieve economic objectives। यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिजाइन करी गई है। अच्छा, अब अगर मैं एक और डेफिनेशन ऐड करना चाह रहा हूं तो क्या होगा? और in other words, these are policies that are used for controlling spending in the economy, that are used for controlling spending in the economy. Controlling इसका की वर्ड है इस वाले डेफिनेशन के अंदर, कंट्रोलिंग स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। अब देखिए मैं आगे क्या लिख रहा हूं, कंट्रोलिंग स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी so that economic, अब कंट्रोल का मतलब बढ़ाना भी हो सकता है, कम भी कर सकते हैं स्पेंडिंग, so that economic objectives can be अचीव। ये तो क्लियर हो गया, यानी कि पॉलिसी बनी है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है, सही। अब हम बात करेंगे कि पॉलिसीज हमारे पास क्या कहते हैं जो बनी है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनी है, सही। ये तो मैं क्लियर हो गया। मैं एक चीज पे बात कर रहा हूँ, कंट्रोलिंग स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी सो दैट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। अब एक चीज देखिएगा, एक चीज होती है
अगर मैं स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहता हूं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपैंड करना चाह रहा हूं स्पेंडिंग को, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। जिसके अंदर स्पेंडिंग को बढ़ाया जाता है हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी, स्पेंडिंग बढ़ाई जाती है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें स्पेंडिंग कंट्री के अंदर बढ़ाई जाती है? मुझे एक बात बताएं, स्पेंडिंग कैसे बढ़ेगी? अगर मैं आप लोगों की इनकम पे ज्यादा टैक्स लगा दूंगा तो आप लोगों का पैसे ज्यादा बचेंगे, कम बचेंगे? कम बचेंगे, कम खर्च करेंगे। लेकिन अगर टैक्स कम कर देंगे आपकी इनकम पे, आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे, आपको ज्यादा खर्च करेंगे। तो स्पेंडिंग एक्सपैंड हो रही है, नहीं एक्सपैंड हो रही है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी in which spending in the economy is increased, यानी कि स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी इज इंक्रीज, यानी कि स्पेंडिंग बढ़ाई जाती है। मेरा सवाल है, स्पेंडिंग कैसे बढ़ाई जाती है? सही है, हाउ, छोटा सा एग्जांपल, हाउ। इसका हाउ जो है, टैक्स कम कर दें तो क्या होगा, आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने वाली इनकम बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो आप लोग खर्च ज्यादा करेंगे, पैसे ज्यादा होंगे। तो क्या स्पेंडिंग बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? ये कब यूज करी जाएगी? when to use this policy? कब स्पेंडिंग बढ़ाएं? कंट्री में कोई कुछ बना ही नहीं रहा, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। लेट्स सपोज जैसे कोविड के अंदर, लॉकडाउन के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो क्या हो रहा था, इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ के बजाय इकोनॉमिक रिसेशन में चली गई थी। रिसेशन इकोनॉमिक ग्रोथ का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। तो इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, कोई कुछ बना ही नहीं रहा। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट कहेगी काम करो, टैक्सेस कम करो ताकि लोग चीजें ज्यादा से ज्यादा खरीदें, स्पेंडिंग बढ़े कंट्री के अंदर। जब स्पेंडिंग बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो व्हेन टू यूज दिस? टू रिकवर फ्रॉम अ रिसेशन। अच्छा, अब मुझे अगर मैं देख रहा हूं कि कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा कंट्री के अंदर लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, दुकान के अंदर 100 चीजें हैं, खरीदार 180 खरीदार खड़े हुए हैं दुकान के आगे। तो दुकान वाला देखेगा कस्टमर ज्यादा है, चीजें इतनी नहीं है, तो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। अगर इसी तरह से पूरी कंट्री में हर दुकान के आगे लोग ज्यादा खड़े हैं और चीजें इतनी बनी नहीं है, तो क्या होगा, दुकानदार प्राइसेस बढ़ाएंगे। जब सारे दुकानदार प्राइसेस बढ़ाएंगे, पूरे मुल्क में प्राइसेस बढ़ेंगी, तो क्या इन्फ्लेशन नहीं होगी? इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो क्यों इन्फ्लेशन हो रही है? क्योंकि बहुत जंगलियों की तरह ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है। तो हम क्या करें, स्पेंडिंग ज्यादा मजीद करें या कम करें? कम करें। तो स्पेंडिंग एक्सपैंड करें या कॉन्ट्रैक्ट करें? कॉन्ट्रैक्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। सही, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इज, याद रखा करें, जबकि मैं कोई और वर्ड भी लिख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा सेम फॉर्मेट में लिखूं कि दिमाग में फिर उतरता भी उसी हिसाब से। इज अ पॉलिसी in which spending in the economy is decreased. Spending in the economy is decreased. इसमें spending decrease करी जाती है। तो question is, same marker use करूँगा, green. How? वैसे तो मैं interest rate भी use कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा interest rate इसमें use कर सकता हूँ, या tax भी use कर सकता हूँ। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा, हम सब लोग कहेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, पैसे बैंक में रख लो, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब सेविंग बढ़ेगी, स्पेंडिंग पे क्या इफेक्ट आएगा? अभी पैसे बैंक में रख रहे हैं तो खर्च कर नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी तो सारे पैसे बैंक में, 2 साल 3 साल पता नहीं कितने साल बाद हम निकालें, क्योंकि पैसे बैंक में रख रहे हैं हम लोग सेव करने के लिए। तो क्या होगा, स्पेंडिंग अभी कम हो जाएगी। सही है, स्पेंडिंग कम इस तरह से। टैक्सेस के थ्रू भी कर सकते हैं, टैक्स बढ़ा देंगे, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम हो जाएगी। अच्छा, व्हेन, कब एडवाइस करेंगे ये पॉलिसी यूज करी जाए? व्हेन, जब कंट्री में बहुत स्पेंडिंग हो रही है, चीजें इतनी बनी नहीं है और डिमांड बहुत हो रही है, तो उससे इन्फ्लेशन हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। टू प्रिवेंट दैट इंक्रीज इन प्राइस,
हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करेंगे ताकि महंगाई होने से बच जाए कंट्री के अंदर. टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन फ्रॉम टेकिंग प्लेस और टू डिक्रीज इन्फ्लेशन. बात एक ही है, सेम शिट डिफरेंट वर्ड्स. अच्छा, so do we understand what expansionary and contractionary policies are? सही है. और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से हम कनेक्ट करेंगे. अब ऐसी पार्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे, हाउ कैन टैक्सेस हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. हाउ कैन टैक्सेस हेल्प टू अचीव economic help to achieve economic objectives. टैक्सेस कैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प कर सकता है. लेट्स सी टैक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर टैक्स कम कर देंगे, टैक्सेस कम कर देंगे तो तुम लोगों की जो डिस्पोजेबल, देखिएगा यही चेन आगे मैं बहुत सारी जगहों पे यूज करूंगा. चेन सिमिलर होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो उसकी चेन होती है, इफेक्ट जो आएगा सिमिलर होगा. टैक्स कम हुआ तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी. सही है. टैक्स कम करा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी. हमें देखना है कि टैक्स किस तरह से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा. तो टैक्स कम हुआ, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी. डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो मैं स्पेंडिंग ज्यादा करूंगा, मेरे पैसे ज्यादा आ गए. स्पेंडिंग जब करूंगा तो क्या होगा, बाइंग सेलिंग ज्यादा हो रही होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग बढ़ेगी. इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा. जब चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा. डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि चीजों की डिमांड बढ़ाने के लिए चीजों की जब डिमांड होती है तो उसको बनाने के लिए लेबर चाहिए होता है. लेबर, जब चीजों की डिमांड होगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगी तो क्या होगा, एक चीज देखें, अनएम्प्लॉयमेंट. एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया, 5 थे ना, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट. एक तो अचीव हो गया भाई, टैक्स कम करने से. अच्छा, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो क्या होगा, नेशनल आउटपुट. जब लेबर काम कर रहा है तो आउटपुट बनाएगा, नेशनल आउटपुट बढ़ेगी. नेशनल आउटपुट बढ़ेगी तो क्या होगा, जीडीपी. मुल्क की आउटपुट बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है. जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है, क्लियर. जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री के अंदर. क्या हो रहा है कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ. अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा चीज. दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, जो सरप्लस आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड. जो ज्यादा आउटपुट बनेगी, सरप्लस आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड. ज्यादा बन रहा है तो फिर क्या होगा, जो ज्यादा बन जाएगा उसका क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज. एक बात नोटिस करें, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव हो गए. बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन इंप्रूव. सही है. एक्सचेंज रेट भी कंट्रोल करा जा सकता है, या क्या कहते हैं, हो सकता है अप्रिशिएट हो जाए, उसका हो सकता है अप्रिसिएशन की जरूरत है. सो दैट मींस ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3 कंट्री के अचीव करे जा सकते हैं सिर्फ टैक्स कम करके. सो वी अंडरस्टैंड दैट यस, पॉलिसी, टैक्सेस जो है वो पॉलिसी का पार्ट है. पॉलिसी क्या है, टैक्सेस पॉलिसी से ही तो मैंने उठाए हैं. तो टैक्सेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करते हैं. सो वी हैव एन आइडिया हाउ दिस मैन्यूवर्स, कि किस तरह से क्या कहते हैं चलता है. तो अब मैं बात करूंगा हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिसी. हमारे पास कौन कौन सी पॉलिसी होती है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज. कौन कौन सी हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसी होती है. सबसे पहले आई टॉक अबाउट मॉनेटरी
पॉलिसी. मॉनेटरी मीन्स पैसे से रिलेटेड. पैसे से रिलेटेड पॉलिसी में क्या क्या चीजें होंगी? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होगा? याद रखिएगा, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट. ये दो चीजें होती हैं. सही है, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट. लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन, फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अच्छा, वैसे तीसरा एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी बोली जा सकती है. सही होती है एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी, लेकिन मतलब वो इन्हीं के अंदर कवर हो रही होती है वैसे. अच्छा, मैं तीसरी को लिख रहा हूं, सप्लाई साइड पॉलिसी. सप्लाई साइड पॉलिसी में बहुत सारी चीज होती है, लेकिन मेन क्या चीज होता है? सब्सिडी. इसका टूल है, मेन टूल सब्सिडी है. एक चीज नोटिस करें, ये दोनों पॉलिसीज जो हैं, ये टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कम होगी. तो ये दोनों पॉलिसीज, टैक्स इंटरेस्ट रेट वाली, ये याद रखिएगा एग्रीगेट डिमांड, एडी को अफेक्ट करेंगी. एग्रीगेट डिमांड. और जब सब्सिडी देंगे प्रोड्यूसर ज्यादा बनाएगा, सप्लाई को अफेक्ट करेंगी. तो इसको क्या बोलेंगे? ये एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करेगा. तो एक बात याद रखिएगा, ये पॉलिसी जो होती हैं ये दोनों, इसलिए इनको बोलते हैं डिमांड साइड पॉलिसीज, क्योंकि डिमांड को अफेक्ट करते हैं. एग्रीगेट डिमांड ये कौन सी है? सप्लाई साइड पॉलिसीज. एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करती है, सप्लाई साइड पॉलिसीज. पॉलिसी भी क्लियर विद द आइडिया, सबकी समझ में आ गया कि क्या है. अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है. मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी, कौन चलाता है? स्टेट बैंक चलाता है. दिस is a policy, this is a policy that is used for achieving economic objectives. Economic objectives. इसको मैनेज कौन करता है? इस पॉलिसी को मैनेज्ड बाय स्टेट बैंक. स्टेट बैंक मैनेज करता है. टूल्स क्या है इसके? टूल्स मतलब चलाते किस तरह से इस पॉलिसी को? इसके टूल्स, ये वाले टूल्स थे. इसके टूल्स क्या है? मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स. सही है, ये क्या कहते हैं, यानी कि ये पॉलिसी भी डिजाइन है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. नाउ अब हम बात करते हैं मनी सप्लाई का. मनी सप्लाई क्या चीज है? अगर हम बात करें मनी सप्लाई इज द टोटल फंड्स अवेलेबल in and total funds available in circulation in an economy. अच्छा, क्या चीज ऐसी है that can influence money supply? What can influence money supply? क्या चीज ऐसी है जो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकती है? याद रखिएगा, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बढ़ाना या कम करना. सही है? तो क्या चीज ऐसी है? सबसे पहली बात नोटिस करें, अगर ज्यादा नोट प्रिंट हो जाएंगे तो ज्यादा सर्कुलेशन में आ जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. तो सबसे पहला पॉइंट, प्रिंटिंग ऑफ मोर करेंसी, ज्यादा करेंसी प्रिंट हो गई. ऐसा भी तो होता है, गवर्नमेंट कह सकती है कि ओके फाइन, बॉन्ड्स गवर्नमेंट बेच रही है, बोल रही है ये बॉन्ड्स को खरीदेगा, आप लोगों ने कहा हाँ हम लोग खरीदेंगे, आप लोगों के पैसे गवर्नमेंट के पास आ गए, मनी सप्लाई जो था वो कम हो गया. गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रही है, हाँ जो 100 रुपए का बॉन्ड आप लोगों को बेचा था, कौन कौन बेच रहा है वापस? आपने कहा मैं बेच रहा हूँ, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, मनी सप्लाई बढ़ती जाएगी. अभी क्लियर होता है कि मनी सप्लाई बढ़ती जाएगी.
सो याद रखें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स, सही है, ये भी मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट होता क्या है? इंटरेस्ट, मैं अक्सर जब क्लास में सवाल पूछता हूँ इंटरेस्ट क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर इंटरेस्ट होता है जो ऊपर का अमाउंट जो पे करना पड़ता है। मैं कहा सिर्फ पे नहीं करना पड़ता, मिलता भी तो है, आप जिसको पे कर रहे हैं उसको तो मिल रहा है। तो इंटरेस्ट क्या है? अगर मैं एक डेफिनेशन बोलूँ, ये इसकी आधी डेफिनेशन है, जो अक्सर स्टूडेंट ये भी डेफिनेशन लिखते हैं। इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। बात सही है, इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। मैं उधार ले रहा हूँ, मेरे लिए तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, लेकिन मैं उधार इस बंदे से ले रहा हूँ, इसके लिए तो इट इज द रिवॉर्ड ऑन लेंडिंग। जो उधार ले रहा है बोरोअर, उधार ले रहा है, जो उधार दे रहा है लेंडर। इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द बोरोअर एंड इट इज द रिवॉर्ड ऑन लेंडिंग ऑन द लेंडर। आप ये करेंगे रिवॉर्ड उसको मिल रहा है, सही है। तो इंटरेस्ट रेट की जो दोनों डेफिनेशन जोड़ के एक डेफिनेशन बनती है, डबल साइडेड डेफिनेशन होती है। इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और द रिवॉर्ड ऑन लेंडिंग। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और द रिवॉर्ड ऑन लेंडिंग। Interest rate either cost of borrowing है या reward on lending. Now the question is how are interest rates determined? इंटरेस्ट रेट डिटरमिन कैसे करे जाते हैं? पता कैसे चलता है कि इंटरेस्ट रेट इधर बढ़ेगा कैसे या कम कैसे होगा? तो याद रखिए, जब भी इकोनॉमिक्स में वर्ड डिटरमिन लग रहा होता है, दे टॉकिंग अबाउट व्हाट डिमांड एंड सप्लाई। तो इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन्ड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। सही है, पैसे की डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी से क्या कहते हैं? डिटरमिन होता है। क्लियर विद आइडिया? अच्छा, अब डिमांड कौन करता है? ज्यादातर हम लोग करते हैं पैसे की डिमांड। सप्लाई कौन करता है? पैसे प्रिंट हो रहे हैं, पैसे, सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसका ग्राफ बना के देखूं, ये देखें, ये है डिमांड फॉर मनी, एमडी लिख देते हैं, एमडी या डीएम, एमडी मनी डिमांड। ये क्या है? क्वांटिटी। यहां क्या है? इंटरेस्ट रेट। अच्छा, मनी सप्लाई जो होती है, याद रखें सप्लाई वैसे तो यूं बनता है, लेकिन मनी सप्लाई जो होता है वो बेसिकली वर्टिकल होता है। क्यों वर्टिकल है? मैंने सीधी लाइन बनाने की कोशिश करी है। एमएस मनी सप्लाई। क्यों? आपने देखा होगा जून जुलाई में बजट आता है, हमारा फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई को, 30 जून को क्लोज होता है, सही है। कुछ कंट्रीज का वेरी करता है, क्या कहते हैं, सही है, उनका जो फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है। हमारा क्या कहते हैं, खैर 30 जून को एंड होता है, 1 जुलाई को स्टार्ट होता है। उसमें बोल दिया जाता है कि इस साल 50 मिलियन ही इशू करेंगे। 2020 जुलाई 1 से लेके 2021 जुलाई 1 तक 50 मिलियन ही होंगे, फर्स्ट टाइम जितने भी होंगे, सही है। तो एक चीज याद रखिए, बिल्कुल वर्टिकल होता है। इस साल इतना ही इशू होगा। डिमांड एंड सप्लाई जहां भी मिलते हैं कुछ ना कुछ डिटरमिन होता है। यहाँ क्या डिटरमिन हो रहा है? इंटरेस्ट रेट 2, 4, 6, ये इंटरेस्ट रेट अभी 6%। लेट्स सपोज मनी सप्लाई बढ़ गया, ज्यादा नोट प्रिंट हो गए, तो याद रखिएगा डिमांड एंड सप्लाई बढ़ते कहाँ हैं? राइट की तरफ बढ़ते हैं, और कम कहाँ होते हैं? लेफ्ट की तरफ कम होते हैं। तो ये राइट की तरफ बढ़ गया। ये देखें, इस साल गवर्नमेंट ने लेट्स सपोज 2021 के अंदर 1 जुलाई को गवर्नमेंट बोल रही है कि 70 मिलियन मनी सप्लाई होगी, तो मनी सप्लाई बढ़ गई, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। बढ़ गई तो क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो लॉजिक क्या है? एमएस मनी सप्लाई बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो हर किसी के हाथ में पैसे आ गए, तुम लोगों के पास पैसे आ गए, सबके पास पैसे आ गए। मैं इससे उधार लेने गया, मैंने कहा उधार दे दो, उसने कहा सर मैं 4% चार्ज करूंगा। इसके पास भी पैसे, इसने बोला सर आप मुझसे उधार लेने 3% में। मैंने कहा ओके। मैं इसके पास उधार लेने जा रहा था, इसने मुझे बोला कि सर आप मुझसे उधार लेने 2% में। जब सबके पास पैसे होंगे तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे।
लेकिन अगर किसी के पास पैसे नहीं है, इस साल अगर मनी सप्लाई कम हो गया, लेफ्ट की तरफ कम होता है, तो मनी सप्लाई जब कम हो गया तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। किसी को पैसे नहीं है, मैं पैसे लेने गया कि पैसे उधार दे रहे हो, सर 4% पे भी नहीं दे रहा, किसी के पास पैसे नहीं है, आप अब क्या कहते हैं 6% पे मुझसे उधार लें। तो अब ये बेसिकली क्या, किसी को पैसे नहीं है, मेरे पास चॉइस नहीं हो, कहेगा सर आप उधार ले लें या फिर वरना आपकी अपनी चॉइस है, सही है। तो मैं कहूँगा चल भाई ये काम करते हैं 6% भी उधार दे दो, तो मनी सप्लाई कम हुआ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। सो वी अंडरस्टैंड हाउ इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन्ड, क्योंकि हम एक एक चीज की डेप्थ में जाते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे हाउ डज चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स द इकोनॉमी। ये इंटरेस्ट रेट अफेक्ट कैसे करेगा इकोनॉमी को, सही है। अब देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट, चले कम करके बात करते हैं, कम कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट। ये मैं पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, सही है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, यानी कि हम लोगों के बारे में बातें होनी चाहिए, हम लोग हाउस होल्ड, इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया, सही है, तो मैं कहूँगा फायदा ही नहीं पैसे बैंक में रखने का। एक साल पैसे बैंक में रखो, ना होने के बराबर ऊपर मिल रहे हैं पैसे, सही है। 1% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, 1 लाख बैंक में रखो, साल के एंड में बस 1000 ही ऊपर मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो सेविंग क्या होगी, सेविंग कम हो जाएगी। मैं जब सेव नहीं कर रहा, मैं इस पैसे को जंगलियों की तरह खर्च करूंगा, मैं खरीद रहा हूँ चीजें, आप लोग खरीद रहे हैं, स्पेंडिंग बढ़ेगी। जब स्पेंडिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड, स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। देखिएगा वो वाली चेन भी थोड़ी सी मिल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा। ये ऊपर के एरो का मतलब है बढ़ेगा, नीचे के एरो का मतलब है कम होगा। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी तो क्या होगा, सी बढ़ेगा। सी क्या होता है, कंजम्पशन, कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, पूरी कंट्री के अंदर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उसको बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या कहते हैं, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। क्यों एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बिकॉज डिमांड फॉर लेबर इज अ डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या है, एक मोबाइल फोन बनाने में 1 लेबर चाहिए, आज 10 मोबाइल फोन चाहिए तो 10 लेबर चाहिए। आज 2000 मोबाइल फोन चाहिए, 2000 लेबर चाहिए। चीजों की डिमांड कम होगी, लेबर की डिमांड कम होगी। चीजों की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज डिमांड फॉर लेबर इज अ डिराइव्ड डिमांड। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, पूरी कंट्री में ओवरऑल जब डिमांड बढ़ रही है हमारे पास, तो पूरी कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे पास एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट किसको बोलते हैं, पूरी कंट्री। एग्रीगेट डिमांड, पूरी कंट्री की डिमांड बढ़ जाएगी। पूरी कंट्री की डिमांड बढ़ने से 2 चीजें होती हैं, याद रखिएगा। एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी, शॉर्ट फॉर्म यूज करूं, एडी बढ़ गया। एडी बढ़ता है, कंट्री में अगर डिमांड बढ़ेगी और अगर कंट्री के पास गुंजाइश है, कंट्री और बना सकती है, तो क्या होगा, और बनेगा। और बनेगा तो नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, नेशनल आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। कब होगी इकोनॉमिक ग्रोथ, जब कंट्री ऑलरेडी मैक्सिमम पे होगी, या कंट्री में कैपेसिटी होगी और बनाने की। कैपेसिटी होगी तभी तो और बनाएगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, व्हेन resources are under employed, when resources are under employed। लेकिन एक बात बताओ, अगर कंट्री ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पे बना रही है, कंट्री के अंदर 100 बनाने की कैपेसिटी है और कंट्री 100 बना रही थी, अचानक से डिमांड 140 पे चली गई, तो क्या होगा, 100 की कैपेसिटी है, 100 से ऊपर जा ही नहीं सकते। सारी फैक्ट्रीज अपने मैक्सिमम पे प्रोड्यूस कर रही हैं और 140 की डिमांड होगी, 100 ही प्रोड्यूस हो सकता है, तो क्या होगा, अब हर दुकान के आगे लोग ज्यादा खड़े होंगे तो क्या होगा, दुकानदार प्राइस बढ़ाएंगे। यानी कि डिमांड बढ़ती है तो फिर प्राइस बढ़ेगी, हर चीज की प्राइस बढ़ेगी तो पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन होगी। तो यानी कि
इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन कब बढ़ेगी? व्हेन इकोनॉमी इज फुल्ली एम्प्लॉयड। व्हेन इकोनॉमी इज फुल्ली एम्प्लॉयड। व्हेन इकोनॉमी इज फुल्ली एम्प्लॉयड। अब मैं इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को मैं ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसको ग्राफ से एक्सप्लेन कर दूं मैं। ये नॉर्मल सप्लाई तो यूं जाती है, यूं। ये वाली सप्लाई थोड़ी यूं जाती है, क्योंकि हर कंट्री की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, कंट्री ज़्यादा बना ही नहीं सकती, अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाती है। तो यहाँ क्या ये, अच्छा ये और ये डिमांड है हमारे पास। अब मैं डिमांड बनाऊंगा, इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ प्राइस, यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई। इस साइड पे जीडीपी, जो कंट्री आउटपुट बना रही, जितनी बनाएगी जीडीपी बढ़ेगा, ये इन्फ्लेशन। अच्छा, कंट्री के पास बनाने की कैपेसिटी है 100, देखते हैं 100 मिलियन, और कंट्री अभी बना रही है सिर्फ 30 मिलियन। बात बताएं, इज इट फुल्ली एम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड? अंडर एम्प्लॉयड। 100 बनाने की कैपेसिटी है कंट्री के पास, और बना सिर्फ 30 रही है। अगर अभी डिमांड बढ़ गई, ये एडी है, एग्रीगेट डिमांड, अगर डिमांड बढ़ गई, डिमांड सप्लाई बढ़ते कहाँ है, राइट की तरफ। डिमांड सप्लाई कम कहाँ होते हैं, लेफ्ट की तरफ। तो डिमांड अगर बढ़ गई है, देखिए अगर डिमांड बढ़ गई, ये आपके सामने 50 कर देते हैं, 50 मिलियन का जीडीपी हो गया, सही है। थोड़ी सी इन्फ्लेशन, इतनी सी 1% हुई होगी या 2%, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है। इससे हुआ क्या, जब कंट्री में गुंजाइश थी, यानी कि इफ resources are under employed and AD increases, this leads to an increase in economic growth, है ना। और इन्फ्लेशन तो ना होने के बराबर है। जीडीपी बढ़ाना, जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। यही कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूं यहां रख रहा हूं इसको, ये ग्राफ, ये फिगर 1 है, फिगर 1। अब मैं फिगर 2 ड्रॉ करूं। ये सप्लाई यूं इसलिए जाती है क्योंकि हर कंट्री की मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैंने अभी बताया था। ये जीडीपी, ये इन्फ्लेशन। अगर कंट्री की ऑलरेडी कैपेसिटी है 100 बनाने की, और कंट्री ऑलरेडी बना भी 100 ही रही है, सही है, जो भी इन्फ्लेशन रेट है। अब अगर मजीद डिमांड बढ़ गई, और तो बन ही नहीं सकता, लेकिन डिमांड अगर मजीद बढ़ गई, लोग और डिमांड करें, डिमांड कहाँ बढ़ती है, डिमांड सप्लाई राइट की तरफ। तो ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, ये यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया, एग्रीगेट डिमांड।